गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सबको पता ही है कि हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं और सेकंड यूनिट में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। यहाँ इसकी हमने 2 वीडियोस कवर कर ली थी। आज हम इस चैप्टर की 3rd वीडियो करने जा रहे हैं। अब देखते हैं 3rd वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन्यू प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट इन फूड सर्विस मैनेजमेंट। तीसरा पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। चौथा पढ़ेंगे स्कोप। और 5वीं चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे करियर इन केटरिंग एंड फूड सर्विस इंडस्ट्रीज। मेन्यू प्लानिंग में क्या आएगा, मेन्यू हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है मेन्यू में। मैनेजमेंट इन फूड सर्विस मैनेजमेंट में क्या आएगा, भोजन सेवा प्रबंधन हम इसमें पढ़ेंगे कि भोजन सेवा में प्रबंधन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, जीविका के लिए कैसे तैयारी हमें करनी है। फिर हम इसका स्कोप पढ़ेंगे जिसको कार्य क्षेत्र भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है करियर इन द केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में करियर या जीविका, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, जिसमें अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेन्यू प्लानिंग। मेन्यू प्लानिंग क्या है, मेन्यू प्लानिंग मीन्स किसी भी चीज़ की व्यंजन सूची, हिंदी में हम इसको कहेंगे व्यंजन सूची। व्यंजन सूची मीन्स व्यंजन सूची को कोई ग्राहक या फिर कोई विनिर्माता के बीच कम्युनिकेशन का एक साधन माना जाता है, संप्रेषण का एक साधन माना जाता है। उसी के द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। भोजन प्रबंधक हो या भोजन सेवा इकाई हो, इसमें ग्राहक को और उपभोक्ता को दोनों को ये व्यंजन सूची ये सूचित करती है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ ये पेश कर सकती है और कौन कौन से खाद्य पदार्थ इनके पास अवेलेबल हैं या कौन कौन से खाद्य पदार्थ अवेलेबल नहीं है। जैसे मंडे में ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा। इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमारा ये क्या है, ये सब है हमारा है मेन्यू प्लान। मेन्यू प्लान में हमें कौन से दिन कौन सी चीज़ बनानी है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, दिस इज कॉल्ड अ मेन्यू। मेन्यू अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेन्यू क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जब भी हम मेन्यू प्लान करते हैं तो हमें मेन्यू प्लान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम मेन्यू प्लान करने जा रहे हैं, हम व्यंजन सूची बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है जलवायु और मौसम। हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेन्यू प्लानिंग हम कर रहे हैं वो किस मौसम के लिए की जा रही है, गर्मियों के लिए या सर्दियों के लिए। दूसरी है सामग्री की उपलब्धता, हमारे पास कौन कौन से सामान उपलब्ध हैं। ऐसा ना हो कि हम वो मेन्यू प्लान कर लें जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। मूल्य सीमा, उसका हमें मूल्य पता होना चाहिए कि उसका मूल्य कितना है। फिर आता है खाए जाने का समय, अर्थात कौन सा खाद्य पदार्थ किस समय परोसा जाए, ये हमें पता होना चाहिए कि सुबह के नाश्ते में क्या चीज़ देनी है, अल्पाहार में क्या देना है, दोपहर के भोजन में क्या देना है और रात के भोजन में क्या देना है। इस चीज़ की हमें जानकारी होनी आवश्यक है। फिर है कार्यक्रम समारोह की प्रकृति, अर्थात समारोह जो भी आयोजित किए जाने हैं उनका कारण हमें पता होना चाहिए। बर्थडे पार्टी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हमें किसी शादी के लिए प्रोग्राम है उसमें हमें तैयारी करनी है, या हमें किसी के शोक दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए मेन्यू प्लान कर रहे हैं। और उसमें ये ध्यान रखना है कि रंगों और सुगंधों की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार वो चीज़ें ना दोहराई जाएं। ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट है पोषण संबंधी आवश्यकताएं। उसमें जो भी हम मेन्यू प्लान कर रहे हैं उसमें सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को जिसके लिए मेन्यू प्लान किया जा रहा है उसको उतने पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं जितनी उसको उस अवस्था में आवश्यकता है। फिर है उद्योगों, विद्यालयों और महाविद्यालयों इत्यादि ऐसी जगहों पर लोगों की खान पान संबंधी आदतों का हमें ध्यान रखना होगा जब हम मेन्यू प्लान करेंगे। फिर लोगों का जो व्यंजन है उसको व्यंजन पैटर्न को, अर्थात खाद्य पदार्थों को परोसे जाने का क्रम हमें पता होना चाहिए कि सूप पहले परोसना है या रसम पहले परोसना है, ये हमें पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कब परोसी जानी है। इसके बाद आते हैं हम
व्यंजन सूची को देख लेते हैं कि समर में हम कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं और विंटर में हम कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ आप समर में नहीं दे सकते, जो आप विंटर में दे सकते हैं, क्योंकि ऑयली फूड, डीप फ्राई किया हुआ फूड विंटर में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है कंपेरेटिवली समर। नेक्स्ट आता है फिर भोजन या मेन्यू या फिर व्यंजन सूची के कौन कौन से कार्य होते हैं। कार्य मीन्स उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला तो यही है कि वहाँ पर हमारे पास सामान क्या क्या उपलब्ध है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर है भोजन संबंधी जो भी स्टाफ है उसको वो बनाना भी आता है या नहीं आता है। ऐसा ना हो कि सामान सब है लेकिन वो स्टाफ को बनाना ही नहीं आता है उसको। ठीक है, एक जो भी व्यंजन सूची है वो भोजन प्रबंधक के सतर्क विचारों को दर्शाती है। इसमें हमें परोसे गए भोजन की मात्रा, उसकी विविधता मीन्स डिफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक ही भोजन को डेली डेली परोसा जाए। स्वाद के साथ साथ परोसने के तरीके और ग्राहक को उसके द्वारा अदा की गई कीमत की भी वसूली का भी एहसास हो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कर्मचारियों को उनके व्यंजनों में लिखित दर्शाए गए खाद्य पदार्थों को वास्तविकता रूप से परोसा जाना चाहिए। अब इसके यदि हम ऐसी व्यंजन सूची बना लेते हैं तो इसमें लाभ क्या होता है। इसमें सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो लाभ होता है व्यर्थ के श्रम की बचत हो जाती है। जब हमें सुबह से ही पता है कोई चीज़ हमें प्लान करनी है तो हम उस चीज़ को बार बार ऑर्गेनाइज नहीं करते। हमारे श्रम की, हमारे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, और हमारे श्रम की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। और इस समय इससे क्या होता है, इससे जो भी लागत होती है उसमें हमें किफ़ायत हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा मेन्यू प्लानिंग टॉपिक ख़त्म करते हैं हम इसको। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अब हम मैनेजमेंट इन फूड सर्विस। भोजन सेवा में प्रबंधन क्या है। प्रबंधन मीन्स प्रबंधन है पारस्परिक क्रिया करने वाले विविध तत्वों द्वारा संसाधनों का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर आपको संसाधन समझने हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन मीन्स रिसोर्सेज। आपने पहले भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मानव के पास उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों को ह्यूमन रिसोर्सेज या मानवीय संसाधन कहा जाता है, जैसे उसका इंटरेस्ट। ठीक है, और जो मानव के पास उपलब्ध नहीं होते, धन, वो क्या है, पंखा या फिर कोई भी ऐसा सामान जो उसे बाहर से लेना पड़े, वो क्या है, वो होते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर गैर मानवीय साधन। अब प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है या उसे बनाने की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी समूह कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करता है। ये मीन्स क्या होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तब जब रिसोर्सेज होंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य ही नहीं होगा और रिसोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल हैं लेकिन लक्ष्य है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही तो प्रबंधन करते हैं। हम लक्ष्य को, जब तक हमें ये नहीं पता है हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक हमारे इस प्रबंधन का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रबंधन करने का हमारे तभी फ़ायदा है जब तक हमारे पास लक्ष्य हो, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संसाधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें प्रबंधन की एक डेफिनेशन और देखते हैं। प्रबंधन प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाता है या प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है। प्रबंधन हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने संसाधनों का प्रयोग करना है पारस्परिक क्रिया के द्वारा। आई होप आपको प्रबंधन यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रबंधन का जो संचालन है वो कौन करता है, वो करता है प्रबंधक यानी कि मैनेजर। प्रबंधक ही प्रबंधन करता है और कोई व्यक्ति नहीं करता। प्रबंधन को कौन करता है, प्रबंधक करता है या फिर कौन करता है, कोई मैनेजर करता है। ठीक है, तो किसी भी चीज, किसी भी क्रिया का, किसी भी हमारे लक्ष्य का जब हम संचालन कर रहे हैं, उसको संचालन को करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है प्रबंधक की। तो किसी भी प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है, योजना बनाना। और जब तक योजना ही नहीं होगी तब तक प्रबंधन बेकार होता है। ठीक है, तो योजना बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले योजना बनानी है, फिर उसको आयोजित करनी है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रबंधन प्रक्रिया में जो हमारे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और जो हमारी
सामग्री संसाधन का प्रबंधन होता है, वो सब सम्मिलित होता है। इन सब में हम 6M के रूप में जान सकते हैं। अब वो 6M कौन कौन से होते हैं? एक होता है मनी हमारे पास होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मैन होने चाहिए जो उस काम को करेंगे, मशीन्स अवेलेबल होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, मिनट्स होने चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए? मार्केट होनी चाहिए। तो ये क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया में जितने भी कार्य सम्मिलित होते हैं उन सबको इन 6M के रूप में हम जान सकते हैं। तो प्रबंधन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या जरूरी है? नियोजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम प्लानिंग भी कहते हैं। अब प्रबंधन प्रक्रिया को देखो, जब हम शॉर्ट में समझेंगे प्रबंधन को, सबसे पहले हम इसमें प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मीन्स किसी भी चीज़ का प्लान करना। मान लो आप अपना बर्थडे ही प्लान कर रहे हैं, तो बर्थडे प्लान करने में किन किन लोगों को बुलाना है, कौन कौन सा सामान आपके पास होना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग, सारे सामानों को इकट्ठा करना, फिर डायरेक्टिंग, सबको अलग अलग काम सौंप देना, और फिर कंट्रोलिंग करना कि जैसे हमने प्लान किया था कि वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसी प्रबंधन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले प्रबंधन में हम समझेंगे प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग क्या है? पहले से ही सोचना, विचारना, उद्देश्य और नीतियाँ जो भी हैं हमारी उनको स्पष्ट करना, लक्ष्य को, जो भी हमें लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना? उचित कार्यवाही करना, उद्देश्य और नीतियों के अनुसार कार्य योजना की रचना करना, और किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी जो भी सौंपनी है उसके बारे में सोचना। ये सब क्या है? प्रबंधन। अब प्रबंधन के बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग या फिर आयोजन। आयोजन क्या है? आयोजन है प्रबंधन जो हमारी आयोजन प्रक्रिया में संगठन के जो भी उद्देश्य हैं उनके अनुरूप जितने भी कार्य हैं उनकी पहचान करना, उन्हें विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, और किस व्यक्ति को कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है ये उसको समझाना, और प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने का ये एक कार्य है। नेक्स्ट आता है फिर स्टाफ रखना। अब स्टाफ रखना में हमें क्या करना है? हमें स्टाफ रखते समय जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हम स्टाफ रखने जा रहे हैं वो कुशल होना चाहिए, जन संसाधन उसके पास अवेलेबल होने चाहिए, उसको प्रशिक्षित होना चाहिए, और देखरेख संबंधी उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, और कौशल वाले व्यक्ति जो भी हैं, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उनको ही हमें काम पर रखना चाहिए। अब आता है निर्देशन और कार्य सौंपना, डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन। ये क्या है? डायरेक्टिंग मीन्स सही निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसे हम डायरेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कार्य विभाजन होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी सौंपने के दौरान जो भी होना चाहिए, केवल उचित कौशल और योग्यता वाले कर्मचारियों को ही हमें कार्यभार सौंपना चाहिए। एक निदेशन उसे माना जाता है, एक डायरेक्टर उसे माना जाता है जिसमें केवल अपने संस्थान का हित ही नहीं देखता, बल्कि जो कर्मचारी हैं उन सबके हित को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट आता है फिर कंट्रोलिंग या फिर नियंत्रण करना। कंट्रोलिंग क्या होती है? किसी भी योजना का सफल संचालन करके उसके नियंत्रण पर ही निर्भर करता है। मान लो हमने योजना तो बना ली, लेकिन यदि गलत भी काम हो रहा है तो होता रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यदि हमने डिसाइड कर लिया है तो सही काम ही होना चाहिए। नियंत्रण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि संगठन में प्रत्येक कार्य हो, गतिविधि हो, जो भी काम हो, वो योजना के अनुसार ही हो जैसा हमने प्लान किया था। यदि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो वह योजना सक्सेसफुल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नहीं, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स क्या होता है? समन्वय करना। अब समन्वय करना क्या होता है? समन्वय का तात्पर्य क्या है? समन्वय का तात्पर्य है जितने भी हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के प्रयासों में एकता, एकीकरण, सामंजस्य, मेल तथा सहयोग होना चाहिए। यदि उनमें एकीकरण ही नहीं है, सहयोग ही नहीं है, तो क्या कोऑर्डिनेशन होगा? कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। सब लड़ाई करेंगे, अलग अलग बैठ जाएंगे, ये उसे दे दिया, ये मुझे क्यों दिया। नहीं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेटिंग हमें करनी है। एक प्रक्रिया के द्वारा प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास कार्यों की एकता से सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट आता है फिर हमारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना है हमें, जो भी प्रबंधक हैं या प्रशासक हैं उनको रिकॉर्ड के माध्यम से विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराना है कि जो हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जितने भी अधिकारी हैं उनको हमें सूचित करना होता है रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा, और संस्थान के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए समय समय पर हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना जरूरी होता है। यदि रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखी जाती तो हम अपना लक्ष्य सही से प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फिर बजट। बजट क्या है, बजट बनाना। बजट बनाने में हमें क्या करना है, यह जो है सबसे मेन कार्य होता है। इसमें भोजन सेवा, भोजन प्रबंधन, संस्थान, ये सब सम्मिलित होता है, सबकी गतिविधियां, और जो भी फाइनेंस हुआ है उस सबको ध्यान में रखकर ही आयोजन किया जाता है। बजट बनाने में जो भी हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है उसको ध्यान में रखकर हमें नियोजन करना है और कार्य की शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था भोजन सेवा में प्रबंधन, ये खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर मीन्स जीविका के लिए तैयारी करना। अब जीविका के लिए क्या तैयारी करना, भोजन में रुचि होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं प्रवृत्तियों की जानकारी होनी चाहिए, भोजन की गुणवत्ता, उत्पादन, स्वच्छता और खाद्य लागत नियंत्रण की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। और क्या क्या होनी चाहिए, निरंतर जितने भी निष्पादन स्तर हैं उनको स्थापित करने और बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ मैत्रीता से फ्रेंडली व्यवहार करे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, ग्राहकों के साथ प्रभावशाली ढंग से वो बात करे, अच्छी आयोजन योग्यताएं होनी चाहिए, विस्तृत विवरण के लिए उसकी दृष्टि होनी चाहिए, और मनोहर, प्रसन्न और ऊर्जावान वो व्यक्ति होना चाहिए, और अंग्रेजी को और जो भी अन्य भाषा है जो उस एरिया में बोली जाती है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, और वह व्यक्ति लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता रखता हो। अब हम इसका पढ़ते हैं स्कोप। स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र इसका क्या क्या है। इसका कार्य क्षेत्र क्या है, जो भी उचित प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है वो देश या विदेश में किसी भव्य 5 स्टार या 7 स्टार होटल में कहीं पर भी काम कर सकता है, और वो ऐसी जगह भी काम कर सकता है जहाँ पर पूरी तरह से राजसी माहौल होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं। उसके अंदर उचित योग्यता है यदि, और तो वो, और उसके अंदर विदेशी भाषा जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसके ज्ञान के कारण वह व्यक्ति विदेशी होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट आदि में काम कर सकता है। और उसके अलावा और वो जितने भी भोजन प्रबंध प्रतिष्ठान हैं उनके विशेषज्ञ के रूप में सेवा दे सकता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जितने भी फूड श्रृंखला के आउटलेट्स हैं, कंपनी के केंद्रीय प्रबंधन हैं, उन सब में भी वो काम कर सकता है। तो ये इसके कार्य क्षेत्र हैं यदि वो इस क्षेत्र में जाता है तो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक करियर इन द केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में अब हम कौन कौन सा करियर बना सकते हैं। तो इसमें जो करियर है वो सबसे पहले क्या है, भोजन सेवा पर्यवेक्षक, कैफेटेरिया खोल सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, भोजन प्रबंधक बन सकते हैं, उत्पादन प्रबंधक बन सकते हैं, कै प्रबंधक बन सकते हैं, सेवा निदेशक बन सकते हैं, सहायक भोजन सेवा निदेशक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रेस्टोरेंट अपना खोल सकते हैं, कंपनी रेस्टोरेंट या फिर कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, विशिष्ट जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में हम काम कर सकते हैं यदि इसमें जाते हैं, अपनी कैंटीन खोल सकते हैं, और जो व्यक्ति कुकिंग में रुचि रखते हैं वो व्यक्ति अलग से स्पेशल रूप से अपनी एक फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी भी संस्थान से, और एक रसोइये के रूप में भी काम कर सकते हैं, और उसके अलावा वो एक भोजन प्रबंधक के रूप में काम कर सकते हैं और अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। ये सब कार्य वो कर सकते हैं यदि वो खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में अपना करियर बनाते हैं तो यहाँ पर हम बच्चों लेसन 4 ख़त्म कर रहे हैं। ये लेसन 4 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, और अब हम इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।